हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैक्टम प्रोबैंडम। हम आपके लिए एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसमें हम कवर करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। ये इस सीरीज की पहली वीडियो है, तो इस वीडियो में हम इस एक्ट के थोड़े बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे, स्कोप के बारे में जानेंगे और कुछ बेसिक डेफिनेशंस को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड या फिर इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो देखिए, हमको इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड के लिए जाना होगा प्री इंडिपेंडेंस टाइम में। उस समय क्या था कि 3 जो प्रेसिडेंसी टाउन से हमारे कैलकाटा का, मद्रास का और बॉम्बे का, वहां पे अंग्रेजों ने कोर्ट ऑफ जस्टिस को इस्टेब्लिश किया था और उसके चलते उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड इंग्लिश कॉमन लॉ और स्टैट्यूट लॉ को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था और उसमें थोड़े ट्विक्स करके उनको इंट्रोड्यूस किया था जिससे वो इंडियन कंडीशन से सुटेबल रहे। इंट्रोड्यूस किसके थ्रू किया गया था? दे वर इंट्रोड्यूस्ड थ्रू चार्टर्स एप्लीकेशन ऑफ इंग्लिश लॉ टू हिंदूज एंड मोहम्मडन्स। लेकिन इसका जो एप्लीकेशन था, इसका इंट्रोडक्शन था, ये बहुत ही सक्सेसफुल नहीं रहा और बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंसेस आ रहे थे। इस डिफिकल्टी को हटाने के लिए एक स्टैट्यूट लाया गया 1781 का, जिसने एम्पावर किया उस टाइम के सुप्रीम कोर्ट को, जो कि था कोर्ट ऑफ कैलकाटा। और एक स्टैट्यूट आया 1797 में, द रिकॉर्डर्स कोर्ट, जो कि थे कोर्ट ऑफ मद्रास और बॉम्बे। इन दोनों स्टैट्यूट्स के थ्रू इन जो कोर्ट्स हैं, इनको ये एम्पावर किया गया कि अगर मोहम्मडन से रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट का इशू आता है तो उनको मोहम्मडन लॉ के थ्रू गवर्न किया जाए, और अगर हिंदूज के रिस्पेक्ट में कोई कॉन्ट्रैक्ट का इशू आता है तो उनके लॉज और यूजेजेस की रिस्पेक्ट में उनको कवर किया जाए और उनको जो है उसका डिसीजन दिया जाए। ओके, इन स्टैट्यूट का ये इफेक्ट था कि जहां तक हिंदूज और मुस्लिम्स की बात हो तो वहां तक इन दोनों के जो लॉज है वो सुपरसीड करेंगे टू द इंग्लिश लॉ। ओके, लेकिन ये जो स्टैट्यूट से 1781 का, 1797 का, इन्होंने भी जो प्रॉब्लम्स थी उनका समाधान पूरी तरीके से नहीं कर पाया। हेंस उस समय जरूरत आन पड़ी, नीड फील हुई एक ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट की जो कि हर तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व कर पाए। इसी के चलते एक एक्ट को टेबल किया गया और उस एक्ट को लेजिस्लेचर का एसेंट मिला ऑन 25 अप्रैल 1872 और वो फाइनली फोर्स में आया, लागू हुआ ऑन 1 सितंबर 1872 एज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अभी जो हम एक्ट पढ़ रहे हैं ये यही एक्ट है। इस एक्ट में सेक्शन 1 से लेकर 75 की अगर हम बात करें तो ये डील करेगा हमारे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से। ठीक है, इसके बाद जो 76 से लेकर 123 तक का जो पार्ट है ये अब हटा दिया गया है, रिपील कर दिया गया है फ्रॉम द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और उसकी जगह पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट को लाया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें सेक्शन 124 से लेकर 147 की, तो ये डील करता है इंडेमनिटी एंड गारंटी से। उसके बाद 148 से 182 तक, आई गेस, लेट मी चेक, 181 तक बात होती है किसकी बात होती है? बेलमेंट की। ओके, और इसके बाद के जो बचे सेक्शन है 182 से लेकर 238 तक ये बात करते हैं लॉ ऑफ एजेंसी की। ओके, अब हम बात करते हैं स्कोप की कि इस जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसका स्कोप क्या है। तो ये जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ये केवल और केवल अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करता है टू द वॉलंटरी क्रिएटेड सिविल ऑब्लिगेशंस। दो पार्टी जो सिविल ऑब्लिगेशंस को खुद आपस में क्रिएट करती हैं और खुद आपस में एक दूसरे को उन ऑब्लिगेशंस के थ्रू बांध लेती हैं, केवल और केवल उन्हीं ऑब्लिगेशंस को ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील करता है। जो अलग सिविल ऑब्लिगेशंस होते हैं, जैसे कि जो टॉर्ट के थ्रू क्रिएट होते हैं या फिर जो ट्रस्ट के थ्रू क्रिएट होते हैं, वो फील्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाहर है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के परव्यू के बाहर है। देखिए, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो नॉट द होल ऑफ द एग्रीमेंट। सारे एग्रीमेंट से डील नहीं करता है। दैट इज, it is not exhaustive of all agreements because there are many agreements which are not enforced by law. Many agreements are excluded from the range of enforceability under the legal device that the parties must not have intended legal consequences. मतलब हर तरीके के एग्रीमेंट्स को डील नहीं करती है। वो एग्रीमेंट्स जो कि कानूनन एनफोर्स नहीं किए जा सकते, उन एग्रीमेंट से लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कोई लेना देना नहीं होता है। ओके, तो
जो हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इट ओनली रेस्ट्रिक्ट्स इटसेल्फ टू वॉलंटरी क्रिएटेड सिविल ऑब्लिगेशंस। अब हम चूंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ रहे हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, सबसे बड़ी जो बात हमारे दिमाग में आती है वो ये होती है कि एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्चुअली डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 2H ऑफ द एक्ट, और कहा गया है कि वो एग्रीमेंट जो कि कानूनन एनफोर्स किए जा सकते हैं उसको बोलेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट। मतलब वो एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के होने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, पहला एक अग्रीमेंट होना चाहिए और दूसरा वो एग्रीमेंट जो है दैट शुड बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, वो लॉ के परव्यू में एनफोर्स कराया जा सके। तो ऐसा जो एग्रीमेंट है तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। अब इसी से एक और सवाल उठता है कि एग्रीमेंट क्या होता है। तो एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2E ऑफ द एक्ट में, और ये कहता है कि एवरी प्रॉमिस या फिर एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस जो कि एक दूसरे का कंसीडरेशन बनते हैं, विच फॉर्म कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, इज नोन एज एग्रीमेंट। ओके, तो हर वो प्रॉमिस या फिर हर वो सेट ऑफ प्रॉमिस जो कि एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन बन जाते हैं उनको बोला जाता है अग्रीमेंट। अब यहां से एक और सवाल उठता है कि प्रॉमिस क्या होता है। तो देखिए सेक्शन 2B है, सेक्शन 2B ये कहता है कि अ प्रपोजल when accepted becomes a promise, ऐसा प्रपोजल जिसको अगर एक्सेप्ट कर लिया गया तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। तो इस तरीके से हम एक इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट होता है वो प्रॉमिस होता है, और जो प्रॉमिस होता है वो होता है एक्सेप्टेड प्रपोजल। अब यहां से एक और चीज निकल के आती है कि प्रपोजल क्या होता है। तो देखिए जो प्रपोजल है वो डिफाइन किया गया है सेक्शन 2A में, और ये कहता है कि जब कोई भी पर्सन, मान लो A है और ये B है, A ये कहता है B से कि देखो मैं कोई एक्ट करने के लिए तैयार हूं या फिर मैं कोई एक्ट नहीं करने के लिए तैयार हूं। किस उद्देश्य से ये कह रहा है कि वो चाहता है कि B जो है वो अपनी हामी भर दे कि A जो है वो एक्ट ये करे या फिर A ये एक्ट ना करे। मतलब A क्या चाह रहा है, A is showing his willingness to do an act or to abstain from doing an act with a view to obtain the assent from another. Okay, with a view obtaining assent of another to such act or abstinence. तो ये जो प्रोसेस है इसको बोलेंगे कि यहाँ पे A ने B को एक प्रपोजल दिया है, और यही बात सेक्शन 2B में कही जाती है कि जब B वो हामी भर देता है तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है एक प्रॉमिस। ओके, नाउ देखिए जो प्रपोजल है उसके साथ जब एक्सेप्टेंस मिलता है तो वो बनता है प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब आप कंसीडरेशन जोड़ देते हैं, कंसीडरेशन डिफाइंड है सेक्शन 2D में, तो वो बन जाता है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ होता है वो होता है कॉन्ट्रैक्ट। तो पूरी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन ये निकल के आती है, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज एन एग्रीमेंट, एंड एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट का बेसिक जो डेफिनेशन है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब कौन कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो देखिए जो सेक्शन 2H है वो अपने आप में ये बोलता है कि वो एग्रीमेंट जो कि कानूनन एनफोर्स किए जा सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये तो अपने आप में बात हो गई, लेकिन एनफोर्सिएबिलिटी की कंडीशंस क्या है, क्या रूल्स हैं जो कि बताते हैं कि कौन सा एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल होगा और कौन सा एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल नहीं होगा। तो वो कंडीशंस जो है वो मेंशन है सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 ये कहता है कि वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जो कि होते हैं मेड बाय द पार्टीज बाय फ्री द कंसेंट, उनकी जो है स्व इच्छा अनुसार, अपने खुद के अच्छा के अनुसार वो जब एग्रीमेंट इंटर करते हैं। दोनों पार्टीज जो है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, जो कंसीडरेशन होना चाहिए वो लॉफुल होना चाहिए, उस कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो लॉफुल होना चाहिए, और वो इस एक्ट में कहीं पर भी जो भी इस एक्ट के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग टू वो वॉइड नहीं होना चाहिए। ओके, अब सेक्शन 10 के अलावा कुछ और भी कंडीशंस हैं जो कि मेंशन है हमारे एक्ट में, जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स हैं वो वेग नहीं होने चाहिए, अनसर्टेन नहीं होनी चाहिए, अग्रीमेंट मस्ट बी केपेबल ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड, मतलब केपेबल ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए एग्रीमेंट में, जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो सारी होनी चाहिए, और पार्टीज का ये इंटेंशन होना चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की इच्छा
रखते हैं। जब ये सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं, हम तभी कहेंगे कि एक एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि हर कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होता है, लेकिन सारे जो अग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ये जो लाइन है, ये लाइन केवल आपको हो सकता है किसी भी मेंस एग्जाम में दे दी जाए और बोला जाए डिस्कस करने के लिए, तो आप ये जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कितने तरीकों से फॉर्म किया जा सकता है। तो सबसे पहला बाय म्यूचुअल नेगोशिएशन, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो आपस में आप समझौता कर लीजिए, नेगोशिएट कर लीजिए, उसके बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट को बना लीजिए। तो ये होता है बाय म्यूचुअल नेगोशिएशन। इसके पीछे का जो मेन आइडिया है वो होता है लेजी फेयर, मतलब फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा होता है बाय स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें एक पार्टी ने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही बना रखा है और दूसरी पार्टी को उसमें कोई चेंजेस करने की अनुमति नहीं होती, केवल वो उसको जिस तरीके से वो ड्राफ्ट किया गया है उसी तरीके से उसको एक्सेप्ट करना होगा बाय साइनिंग। ओके, there is a pre-drafted contract by the offerer and the person to whom it is made accepts it by signing। यहाँ पे एक तरीके से थोड़ी इनइक्वालिटी होती है, क्योंकि जिस पार्टी ने ड्राफ्ट किया होता है कॉन्ट्रैक्ट वो एक एडवांटेजियस पोजीशन पे होता है और जो पार्टी साइन कर रही होती है वो एक थोड़ी सी डिसएडवांटेज पोजीशन पे होती है। मतलब ये एक रूल ऑफ लॉ नहीं है, मतलब ये नहीं कि हमेशा ही ऐसा होगा, लेकिन मोर ऑफन देन नॉट ऐसा होता है इन कॉन्ट्रैक्ट्स में। और लास्टली कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं बाय प्रोमिसरी एस्टॉपेल। ये एक मतलब हमारे को लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स वाला बात नहीं है, ये एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट आता है कि मतलब अगर आपने कोई प्रॉमिस किया और उस प्रॉमिस और एश्योरेंस के ऊपर किसी दूसरी पार्टी ने जो है अपनी पोजीशन चेंज की, तो इक्विटी के अंदर क्या कहा जाएगा कि अब जो है दूसरी पार्टी पहली पार्टी से ये नहीं कह सकती कि जो है बाकी रिक्वायरमेंट्स वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के नहीं है उस एश्योरेंस में या उस प्रॉमिस में, तो इसीलिए जो है अब वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। ऐसा नहीं होगा। अगर आपके कहने पे या आपके प्रॉमिस पे किसी दूसरी पार्टी ने अपनी पोजीशन चेंज करी है, अल्टर कर दी है अपनी पोजीशन, तो आप जो है एक इक्विटी लॉ के अंडर आप उस कॉन्ट्रैक्ट से बंध जाते हो। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है? ये कॉन्सेप्ट है प्रॉमिसरी एस्टॉपेल का। तो आज हमने कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बेसिक चीजों को समझा है, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है, हमने बैकग्राउंड देखा है, स्कोप देखा है, ये देखा है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स क्या होती है कॉन्ट्रैक्ट की, बहुत ही बेसिक चीजों को समझा है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो बात करेंगे प्रपोजल की, कैसे प्रपोजल दिया जाता है, प्रपोजल कम्युनिकेट कैसे किया जाएगा, रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल क्या होगा, इन सारी बातों को अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगली बार जब हम मिलेंगे तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।